मंटो, वह आदमी जिसे जीने की भी जल्दी थी और मर जाने की भी। जी हाँ दोस्तों, मैं राजकुमार सिंह आज आपसे बात कर रहा हूँ शहादत हसन मंटो की। कब्र में इन सब के बीच लेटे एक आदमी को यहाँ भी चैन और सुकून नहीं है। वह कुछ बुदबुदाता सा है या फिर शायद हलचल में रहता है। इसकी कब्र पर लिखा है, यहाँ शहादत हसन मंटो दफन है। उसके सीने में फने अफसाना निगारी के सारे इसरार और रुमूज दफन है। वह अब भी मानो मिट्टी के नीचे दबा सोच रहा है कि वह बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। शहादत हसन मंटो वह आदमी जो जिंदगी भर अपने लिखे हुए के लिए कोर्ट में चक्कर लगाता रहा, मुफलिसी में जीता रहा और समाज की नफरत झेलता रहा। आज फिर याद आ रहा है, उसकी बात हो रही है। उसे लगता कि उसके पास इस दुनिया में बहुत कम समय था। उसने इसी जल्दबाजी में अपनी ज़िंदगी को लिखा। अपनी तकरीबन 300 कहानियाँ जल्दबाजी में लिख डालीं और उन्हें लिखकर जल्दी ही प्रसिद्ध भी हो गया। वह मरने की भी जल्दी में था। उसे अंत देखने की जल्दी थी। वह हर अनुभव को पा लेने की जल्दबाजी में था। इसी जल्दबाजी में 11 मई 1912 को जन्मा मंटो 18 जनवरी 1955 को दुनिया से रुखसत हो गया। यह वही समय था जब उसने बेहद जल्दी में फिल्म मिर्ज़ा गालिब लिख कर पूरी की और जब कद्रदान सिनेमा हॉल में बैठकर उसकी इस संगत राशि को निहार रहे थे तो मंटो अपनी कब्र पर लिखा जाने वाला कतबा लिख रहा था। वही कतबा जो लाहौर वाली कब्र के पत्थर पर दर्ज है। कैसा था शहादत हसन मंटो? मंटो को दुनियावी लोगों ने न जाने कितना जाना और क्या जाना, उनसे पूछने का तो मतलब ही नहीं। मगर हाँ, एक शख्सियत ऐसी है जिस पर इस बात के लिए भरोसा किया जा सकता है कि वह मंटो के बारे में बताए तो उसे सच या उसके आसपास माना जाए। इस्मत आपा कही जाने वाली इस्मत चुगताई इस बारे में खूब बताती हैं कि मंटो हमेशा कुर्सी पर उकड़ू बैठा करता था और बहुत छोटा सा नज़र आता था, लेकिन जब खड़ा होता था तो खींचकर उसका कद खासा लंबा निकल आता था। कई बार यूं रेंग कर खड़ा होता था तो बड़ा जहरीला लगता था। उसके जिस्म पर खद्दर का कुर्ता पजामा और जवाहर कट सदरी होती थी। एक फिल्म में काम भी किया मंटो ने। एक और वाकया बड़ा मज़ेदार पढ़ने में आता है। यह साल था 1946 का। आज़ादी से साल भर पहले का समय। हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क हुए हैं। फिल्म राइटर भी थे। मंटो तो खैर जाने ही इसीलिए गए। तब के चोटी के अभिनेता अशोक कुमार की एक फिल्म है 8 दिन। फिल्मिस्तान स्टूडियो में इसकी शूटिंग चल रही थी। कहानी लिखी थी मंटो साहब ने। फिल्म में 4 रोल भी थे। इन्हें निभा रहे थे राजा मेहदी अली खान, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहसिन अब्दुल्ला और एस मुखर्जी। लेकिन एस मुखर्जी ने ऐन मौके पर किरदार से इनकार कर दिया। वह कैमरे के सामने जाने से घबरा रहे थे। अब नई मुश्किल सामने कि किसे खोजा जाए, कहाँ खोजें, और फिर वक्त की भी बर्बादी। इन सबसे दूर सेट पर ही मंटो अपनी अलग दुनिया में थे। कुर्सी पर एक पांव घुटनों से मोड़कर हाथ में कागज थामे बैठे थे और कोई सीन लिख रहे थे। धड़धड़ाते हुए अशोक कुमार उनके पास पहुंचे और बोले, यह छोड़ो, चलो मेरे साथ। कैमरे के सामने ले जाकर बोले, एस मुखर्जी वाला रोल तुम करोगे। मंटो सकपकाए और उन्होंने भी मना कर दिया। बार बार मना करने पर राजा मेहदी अली उसके पास गए और बोले, कर लो ना यार, मैं और अश्क भी तो कर रहे हैं। इस तरह अश्क और मेहदी अली खान के समझाने पर मंटो भी कैमरे के सामने आ गए। फिल्म 8 दिन में उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट कृपा राम की भूमिका निभाई है। बेहद अफसोस कि मंटो को किसी का साथ हासिल न हुआ। मंटो का कभी किसी ने लंबा साथ न दिया। दुनियावी लोग तो यह मानते ही नहीं थे कि यह आदमी इसी दुनिया का है और उनके बीच का ही है।
उनके लिए मंटो को कहना पड़ा कि अगर आपको मेरी कहानियां अश्लील लगती हैं तो जान लीजिए का आपका समाज अश्लील है। उनकी स्याही से जिस तरह का पेट्रोल पन्नों पर गिरता है उसके बराबर की ही आग इस्मत की कलम से भी निकलती। चलिए बता देते हैं कि मंटो और इस्मत चुगताई का कनेक्शन क्या था। कई बार ऐसा होता कि दोनों पर साथ साथ मुकदमे चलते, अश्लीलता वाले आरोप भी साथ लगते, पेशियों में ये साथ जाते और कई बार साथ साथ बरी भी हो जाते। दोनों ऊंचे दर्जे के लेखक, दोनों की कलम मुर्दों को जिलाने वाली, दोनों हिम्मती और यारबाज। तब के दौर में पाकिस्तान वाले सोचते और कह भी डालते कि बेहतर होता कि मंटो और इस्मत निकाह कर लेते। इस बात पर मंटो बड़ा सीधा और फुल स्टॉप वाला जवाब देते थे। इस्मत भले ही खींच जाती थी। इस बात पर मंटो लिखते हैं कि मंटो और इस्मत की शादी अगर हो जाती तो वह हादसा वर्तमान कथा साहित्य पर एटमी असर रखता। अफसाने बन जाते, कहानियाँ तुड़मुड़ के पहेली बन जाती और ये भी मुमकिन था कि निकाहनामे पर इनके दस्तखत इनके कलम की आखिरी तहरीर होते। निकाहनामे पर ये दोनों कहानियाँ लिखते और काजी साहब की पेशानी पर दस्तखत कर देते। कहते हैं कि मंटो अपने समय से पहले पैदा हो गया था, इसलिए ज़िंदगी भर इसमें कसमसाहट रही। कसमसाहट इस बात की कि जल्दी ही यह वक्त बीते और दुनिया उस समय के हिसाब से हो जाए जिस वक्त का वह है। इस जल्दबाजी और इंतज़ार में 42 साल बीत गए। मंटो के लिए इंतज़ार अब और मुश्किल नहीं था। अब वक्त के बराबर हो जाना ही एक तरीका था। फिर से शुरू करना, रीस्टार्ट हो जाना कि बाकी था। जिंदगी ने मंटो का साथ यहाँ दिया। 18 जनवरी 1955 को मंटो कफन में सिमट गया। उसने अपना कद इतना सधा हुआ कर लिया कि वह ताबूत में आ सके। ताबूत कब्र में समा गया और मंटो की रूह निकल गई वक्त की बराबरी करने। वह आदमी जो वहाँ मानो मिट्टी के नीचे दबा है अब भी कसमसा रहा है। उसकी कब्र का पत्थर उसकी कशमकश की आवाज़ है। मंटो बोल रहा है, लोग सुन ले। क्या बोल रहा है अब भी समझ नहीं पा रहे। शायद मंटो की बराबरी का वक्त अब भी नहीं आया है।